खुजली कम क्यों नहीं हो रही? गर्भवती हेमा गीता गर्मी से परेशान होकर अपने पेट पर खुजली कर रही होती हैं, जिससे उनके पेट से हल्का हल्का खून निकलने लगता है। हे भगवान, गीता हेमा तुम दोनों इस तरह से खुजा क्यों रही हो? ये साड़ी बहुत चुभ रही है, ऊपर से इस गर्मी की वजह से खुजली भी लग रही है। हाँ माँ जी, अब इस गर्मी में इस तरह की साड़ी और नहीं पहनी जाती। ऐसी गर्मी और ऐसी हालत में तो हर कोई सूती की साड़ी पहनता है। मैं जानती हूँ बहू, ऐसी हालत में हर कोई गर्भवती औरत सूती की साड़ी ही पहनती है, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने इतनी गरीबी बना दी है कि मैं अपनी बहुओं के लिए सूती साड़ी भी लेकर नहीं आ सकती। मन ही मन इतना कहकर लता अपनी दोनों बहुओं के जख्म पर दवाई लगाती है और ऐसे ही दिन से रात हो जाती है। गर्मी में ऐसी साड़ी पहनकर सोने की वजह से पांचों को ही काफी ज्यादा तकलीफ होती है और साथ ही साथ उन्हें नींद ठीक से भी नहीं आती। अब इस साड़ी ने तो सोना भी दुश्वार कर दिया है। सही कहा तुमने, गर्मी में तो ये साड़ी इतनी चुभती है ना, पूछो मत। मेरे तो हाथ पैरों पर इस साड़ी से जख्म बन गए हैं। पांचों बहुओं की गर्भवती हालत में इस तरह की साड़ी पहनने से उनकी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन गरीबी के चलते कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि जमीन पर नहीं बल्कि सूरज पर चल रही हूँ। बाहर तो बहुत गर्मी है, ऊपर से सब्जियां भी बिल्कुल सोने की भाव जितनी महंगी हो गई है। मुश्किल से आलू और प्याज ही ले पाए हैं। पांचों गर्भवती बहुएं मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक तरबूज वाला दिखाई देता है। अरे वाह, तरबूज! इस गर्मी में तो तरबूज खाए हुए कितना वक्त हो गया है। पांचों बहुएं उस तरबूज वाले के पास जाती हैं। भाई साहब, तरबूज कितने के हैं? बहन जी, ये वाली 100 रुपए के हैं और ये वाले 200 रुपए के। बताइए कौन से दूं? हे भगवान, इतना महंगा तरबूज! भाई साहब, तरबूज ही बेच रहे हो या कोई हीरा? अरे बहन जी, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अगर ये फल महंगे नहीं बेचेंगे तो क्या ठंडे के मौसम में बेचेंगे? तरबूज वाले की बातें सुन पांचों बहुएं उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। सुनिए, कई दिनों से तरबूज खाने का मन कर रहा है, ऊपर से गर्मी का मौसम भी है। कम से कम आप एक तरबूज ही ले आइए। साक्षी, इस वक्त तरबूज बहुत महंगे चल रहे हैं और तुम तो जानती हो कि हम लोग 2 वक्त की रोटी ही कितनी मुश्किल से खा पाते हैं। अरे और नहीं तो क्या, थोड़े दिन सब्र कर लो, जैसे ही थोड़े सस्ते होंगे तो हम ले आएंगे। अपने तरबूज खाने की आस छोड़कर पांचों बहुएं उदास हो जाती हैं और गर्मी के मौसम में हर दिन किसी न किसी तकलीफ से गुजरती हैं। ये भी फटी हुई है, ये भी और ये भी। भगवान, अब मैं क्या पहनूं? अनीता, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरी साड़ी पहन लो। हम कब तक एक दूसरे की ये साड़ियाँ पहनती रहेंगी? हम सबके पास कुल मिलाकर 6-7 साड़ियाँ भी नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और लगातार हमने ये साड़ियाँ पहनी तो ये भी फटकर 4 टुकड़े हो जाएंगे। किरण की बात सुन चारों अपनी फटी हुई साड़ियों को देखकर उदास हो जाती हैं। तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उनकी पड़ोसन कलावती आती है। अच्छा हुआ तुम पांचों मुझे घर में ही मिल गए। ये लो, मेरी बेटी की शादी है, तुम पांचों जरूर आना। हाँ काकी, हम लोग जरूर आएंगे। और हाँ, शादी में आने से पहले कुछ ढंग की साड़ियाँ ले लेना। मेरी बेटी की शादी में सभी अमीर लोग आएंगे, वो कहीं ये फटी हुई साड़ी पहनकर आकर मेरी नाक मत कटवा देना। इतना कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। कलावती की बात सुन पांचों को बहुत शर्म आती है, लेकिन अपनी गरीबी को देखते हुए वो पांचों और कर ही क्या सकती थी। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। माँ जी, सुबह से बेचैनी सी हो रही है। मेरा तो दिल भी घबरा रहा है। तुम पांचों के तो होठ भी कितने सूख गए हैं। ऐसी हालत में ये सब होना ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। लता अपनी पांचों गर्भवती बहू को पास के ही सरकारी अस्पताल में ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उन पांचों का चेकअप करता है। देखिए, ऐसी हालत में ज्यादा घबराहट, बेचैनी होना, चक्कर आना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऊपर से गर्मी में इतनी बढ़ चुकी है कि आप जितना हो सके तरबूज खाएं, पानी पिए, मतलब पानी की कमी को पूरा करें। और ये तरबूज जरूर खाइए, ये पानी की कमी को पूरा करता है। डॉक्टर की बात सुन पांचों बहुएं और उनकी सास उदास होकर घर आ जाती हैं और अब दिन भर पांचों गर्भवती बहू की तबीयत भी खराब रहने लगती है। एक काम करते हैं, देवी मैया के मंदिर चलते हैं। मुझे लगता है हमसे कोई गलती हुई है, तभी देवी मैया हमें सजा दे रही हैं। पांचों बहुएं अपने घर के पास के ही देवी माता के मंदिर जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं। देवी मैया, हमने ऐसा क्या पाप किए हैं जो आप हमें ऐसे दिन दिखा रही हैं? हम इस जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। या तो आप हमारी जिंदगी संवार दो, या तो आप हमें अपने पास बुला लो। पांचों बहुएं अहोई देवी मैया के सामने काफी देर तक रोती हैं।
थोड़ी देर बाद जैसे ही पांचों बहुएं जाने लगती हैं कि तभी उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटा सा तरबूज का टुकड़ा दिखाई देता है। ये तो तरबूज का टुकड़ा है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, इसे तो हम खा भी नहीं सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हम इस तरबूज के बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे आंगन में भी तरबूज उगेगा। फिर हमें अगले साल गर्मी में तरबूज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। गीता की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं उस तरबूज को घर ले आती हैं और उसके अंदर से बीज निकाल कर उसे अपने घर के आंगन में बोकर पानी देती हैं। और ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही पांचों बहुएं उठकर अपने आंगन में आती हैं तो देखती हैं कि रात का बोया हुआ तरबूज का बीज एक बड़े से पौधे में बदल चुका है और उस पर ढेर सारे छोटे छोटे तरबूज लटक रहे हैं। हे भगवान, हमने कल रात को ही ये बीज बोया था और एक दिन में ये तरबूज का पौधा कैसे उग गया? इसके अंदर तो इतने सारे तरबूज भी हैं। लगता है उस तरबूज पर किसी ने काला जादू किया होगा, तभी ये सब हुआ है। चलो इस पौधे को उखाड़ देते हैं। पांचों बहुएं जैसे ही तरबूज के पौधे को उखाड़ने के लिए जाती हैं। रुक जाओ, हमें यहाँ से मत निकालो, वरना हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? ये आवाज तुम लोगों ने भी सुनी या सिर्फ मैंने ही सुनी? गीता इतना बोलती है कि तभी उस पौधे पर लगे सभी तरबूजों की छोटी छोटी आंखें और मुंह पैर हाथ निकल आते हैं, जिसे देख वो काफी हैरान होती है। अरे तुम लोग हैरान मत हो, हम पर देवी मैया का आशीर्वाद है, इसलिए हम बोल सकते हैं। तुम लोगों ने जो मंदिर की सीढ़ियों पर से तरबूज उठाया था वो जादुई तरबूज का टुकड़ा था। देवी मैया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पुकार सुन ली। चलो चलो, अब तुम लोग जल्दी से हमें खाओ, तुम लोगों का तरबूज खाने का काफी मन कर रहा था ना। पांचों बहुएं जैसे उस पौधे में से तरबूज तोड़ती हैं तो वहाँ पर एक और नया तरबूज उगाता है, जिसे देख वो पांचों बहुत खुश होती हैं और अब पांचों मिलकर उस पौधे से तोड़कर ढेर सारे तरबूज खाती हैं। ऐसे स्वादिष्ट तरबूज तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। इतने मीठे और इतने ठंडे तरबूज, मजा आ गया खाकर। पांचों बहुएं ढेर सारे तरबूज खाती हैं, जिन्हें खाकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। तभी अचानक गीता को अपनी साड़ी चुभने की वजह से खुजली होनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, थोड़ा सुकून मिला ही था कि फिर से खुजली शुरू हो गई। मन तो कर रहा है बची कुची साड़ियों को भी फाड़ कर फेंक दूं। कितना अच्छा होता ना कि देवी मैया ने जैसे हमें तरबूज दिए हैं जादुई वाले, वैसे ही साड़ी भी दे देती। तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग हमें खाने के साथ साथ हमसे जो चाहे वो मांग सकते हो, बना सकते हो, यानी कि तुम हमसे साड़ी भी बना सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हम लोग तरबूज की साड़ी पहन सकते हैं? हाँ। किरण के हाथ में रखे तरबूज की बात सुन पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब वो पौधे से ढेर सारे तरबूज तोड़ कर लाती हैं, जिनको जैसे एक दूसरे के पास रखते हैं तो वो आपस में चिपकने लगते हैं, जिसकी मदद से अब पांचों बहुएं अपने लिए एक एक तरबूज की साड़ी बना लेती हैं, जिन्हें पहनकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। ये तरबूज की साड़ी तो दिखने के साथ साथ पहनने में भी काफी अच्छी है। इसे पहनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तरबूज की नहीं बल्कि बर्फ की साड़ी पहनी हो। कितनी ठंडी साड़ी है ये। इसी तरबूज की साड़ी को पहनकर हम शादी में भी जाएंगे। अब हम दिखाएंगे कलावती काकी को। बड़ा मजाक उड़ा रही थी ना हमारी फटी हुई साड़ियों का। पांचों बहुएं उस तरबूज की साड़ियों को पहनकर कलावती की बेटी की शादी में जाती हैं, जिसके चलते हर कोई मेहमान सिर्फ उनको ही तरबूज की साड़ियों को ही देख रहा था। किसी को भी दुल्हन पर नजर ही नहीं जाती, जिसे देख कलावती कहती है, तुम्हारी ये तरबूज की साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है। कहाँ से लेकर आई हो ये तरबूज की साड़ी? कहीं से चुराई तो नहीं? अरे कलावती काकी, आपने क्या हमें अपनी तरह समझ रखा है, जो लोगों के पैसे लूट लूट कर अपनी बेटी की शादी करें? और रही बात इन साड़ियों की, तो ये तो हम आपको बताने से रहे। अनीता की बात सुन कलावती का मुंह बन जाता है, जिसे देख पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं। हमने जिस तरह तरबूज की साड़ियाँ बनाई, वैसे ही हम लोग घर के सामान भी तो बना सकते हैं। हाँ सही कहा। और वैसे भी हमारे घर में कुछ बर्तन और एक टूटी हुई खाट के अलावा है ही क्या? पांचों बहुएं अब उन जादुई तरबूजों की मदद से अब अपने घर के लिए बेड, कुर्सी, टेबल, अलमारी, यहाँ तक कि तरबूज का चूल्हा भी बनाती है। इसी के साथ अपने टूटे हुए घर की उन जादुई तरबूजों से मरम्मत भी कर देती है, जिसके चलते अब उन लोगों का घर काफी ज्यादा सुंदर लगता है। मैंने तो सोच लिया कि अब हम इन जादुई तरबूज से जूस, केक जैसी चीज भी बनाकर बेचेंगे। फिर देखना हम लोगों की हालात कैसे बदलते हैं। पांचों बहुएं तरबूज की मदद से कस्टर्ड, जूस, केक जैसी चीज बनाकर बेचती हैं और सिर्फ कुछ वक्त में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। इसी के साथ पांचों बहुएं प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म भी देती हैं और अब सारा परिवार हंसी खुशी रहता है।